आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का दूसरा लेक्चर में देखते हैं। कहाँ से 7 नंबर से स्टार्ट हमको करना था, कहाँ से एमिनो एसिड से स्टार्ट करना था। बोल रहा है एमिनो एसिड में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन एमिनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट एंड सेम कार्बन, जैसे कि अल्फा कार्बन, हेंस कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड किसे कहते हैं? दो तरह का होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। जिस कार्बन के बगल में एमिनो ग्रुप लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा एमिनो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमको क्या बोल रहा है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोल रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑक्यूपाई 4 वैलेंसी पोजीशन। ठीक है, जैसे कार्बन होता है, कार्बन में कितना कितना उसका वैलेंसी होता है, 4 होता है, तो 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप 4 वैलेंसी उसको ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक, तीसरा में हमको क्या बोल रहा है? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ एमिनो कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एमिनो एसिड का क्या है? इसेंशियल है। किसके लिए है? एमिनो कार्बोक्सिलिक और आर फंक्शनल ग्रुप के लिए है। उसके बाद हमको क्या बोला है? टाइप ऑफ एमिनो एसिड में बोल रहा है, क्या बोला है? ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, कितना तरह का एमिनो एसिड होता है देखते हैं। आर ग्रुप के आधार पर हमको क्या बोल रहा है और नेचर के आधार पर क्या है? आर ग्रुप के आधार पर एमिनो एसिड देखिए, अगर उसमें आर अगर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन हो जाएगा। आर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। आर की जगह एच जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन हो जाएगा। एमिनो एसिड ग्लाइसिन कहलाएगा। आर की जगह CH3 हो जाएगा तो एमिनो एसिड क्या कहलाएगा? हमारा एलानिन कहलाएगा। ठीक है, CH3 मतलब मिथाइल हो जाएगा। और आर की जगह CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल जुड़ जाएगा तो हमारा एमिनो एसिड क्या कहलाएगा? सीरीन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के नेचर पर कितना तरह, नेचर के आधार पे एमिनो एसिड कितना भागों में होता है वो बोल रहा है। ठीक है, हमको देखते हैं नेचर के आधार पे। अगर एसिडिक कौन होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है। एसिडिक कौन होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है। बेसिक कौन होता है? लाइसिन होता है। न्यूट्रल कौन होता है? वैलिन होता है। एरोमेटिक कौन होता है? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलानिन। एसिडिक कौन हुआ? ग्लूटामिक एसिड। बेसिक कौन हुआ? लाइसिन। न्यूट्रल कौन हुआ? वैलिन। ठीक है, और एरोमेटिक कौन हुआ? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला देखने के लिए। एसिडिक कौन हुआ? ग्लूटामिक एसिड। एसिडिक तो सीधा सीधा एसिडिक से ग्लूटामिक एसिड, बेसिक से लाइसिन। बेसिक सिक है ना, तो इसमें भी लाइसिन में सी है। ठीक है, न्यूट्रल से हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल से एल लगा है तो वैल लगा है, वैलिन हो जाएगा। एरोमेटिक ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट। बॉडी के रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग देखते हैं कितना भागों में बटा होता है। बॉडी के रिक्वायरमेंट पे एमिनो एसिड 2 भागों में बटा होता है, एक नॉन इसेंशियल और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड हमारा क्या होता है? सिंथेसाइज बाय बॉडी, बॉडी द्वारा सिंथेसाइज होता है। नॉन इसेंशियल मतलब जिसका जरूरत नहीं है, तो जिसका जरूरत नहीं है तो हमारे बॉडी में खुद बन जाता है। नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट। ठीक है, खाने का जरूरत हमको नहीं पड़ता है, खाना में उसको नहीं पा सकते हैं, लेकिन इसेंशियल होता है कि जरूरत है, हमारे बॉडी में नहीं बनता है, उसको खाने द्वारा हम लोग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? नॉन सिंथेसाइज इन बॉडी, रिक्वायर्ड इन डाइट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है? ज्यूटर आयनिक फॉर्म बोल रहा है। ठीक है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म में क्या बोल रहा है? ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। ठीक है, एमिनो एसिड का एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो कि क्या होता है? नेचर में आयनाइजेबल होता है। ठीक है, NH2 और COOH ग्रुप का। ठीक है, इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड चेंज। एमिनो एसिड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अलग अलग pH पे एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ज्यूटर आयनिक क्या होता है? आयनाइजेबल नेचर होता है। NH2 और COOH ग्रुप का होता है ज्यूटर आयनिक। ठीक है, इसमें बोल रहा है हमारा यहाँ पे COOH लिए हैं और CHR और NH3 लिए हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं? COOH में से H हटा देते हैं और NH3 में से H हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है? बीच में ज्यूटोरायनिक फॉर्म बन जाता है। ज्यूटोरायनिक फॉर्म में क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, CH पे R ग्रुप होता है और COO माइनस रहता है। ठीक है, COO क्या रहता है? माइनस रहता है। COO माइनस NH3 पे प्लस चार्ज हो गया और COO पे माइनस चार्ज हो गया, तो हमारा प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? आयनाइजेबल हो जाएगा। ठीक है, आयनाइजेबल हो जाएगा तो क्या रखता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यूटोरायनिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ज्यूटोरायनिक फॉर्म बोलते हैं। ये क्या रखता है? बोथ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज रखता है। कौन कौन रखता है? निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज रखता है। ठीक है, आठवां में हम क्या बोलते हैं? आठवां में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोल रहा है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला है प्रोटीन का स्ट्रक्चर? हमको देख लेते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर में बोल रहा है ईच प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलीमर ऑफ एमिनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है,
सारा प्रोटीन क्या होता है, हेट्रोपोलिमर होता है, ठीक है, होमोपोलिमर ना होकर हेट्रोपोलिमर होता है। किस चीज़ का, एमिनो एसिड का। किस चीज़ से लिंक रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक रहता है। किस चीज़ से लिंक रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड से, जो कि किसी कैसे बनता है, फॉर्मेड बाय डिहाइड्रेशन, मतलब पानी निकाल कर बनता है। एंड ओनली 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड पार्टिसिपेट इन देयर फॉर्मेशन, ठीक है। किस चीज़ से बना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है, हेट्रोपोलिमर होता है एमिनो एसिड का, डिहाइड्रेशन द्वारा बनता है। और कितना तरह का एमिनो एसिड पाया जाता है, 20 टाइप का एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एट 4 लेवल। बायोलॉजिस्ट प्रोटीन को कितने लेवल में बांटा गया है, बायोलॉजिस्ट प्रोटीन को कितने लेवल में बांटा है, 4 लेवल में बांटा है। कितने लेवल में बांटा है, 4 लेवल में बांटा है। कौन कौन हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी में हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी में हमारा क्या हो जाएगा, टिपिकल में प्राइमरी में हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन इन्फॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन ट्रीटेड एज एक्सटेंट रिजिड रॉड, ठीक है। पोजीशन इन्फॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। ये सीक्वेंस में एमिनो एसिड कैसे होते हैं, सीक्वेंस में जुड़े होते हैं प्राइमरी में, ठीक। और प्रोटीन जो होता है कैसा दिखता है, रिजिड रॉड के जैसा दिखता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। लेफ्ट एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड को एन टर्मिनल बोलते हैं। फर्स्ट एमिनो एसिड हो जाएगा एन टर्मिनल, NH2 लगा है जहाँ पे एन टर्मिनल में NH2 लगा है। और राइट एंड में हमारा क्या लगा है, COOH ग्रुप लगा है। हमारा राइट एंड क्या हो जाएगा, C टर्मिनल, ठीक है। लेफ्ट एंड क्या हो जाएगा, एन टर्मिनल, राइट एंड क्या हो जाएगा, C टर्मिनल। लास्ट एमिनो एसिड हो जाएगा फर्स्ट एमिनो एसिड, और C टर्मिनल लास्ट एमिनो एसिड हो जाएगा। लेफ्ट एंड हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट एन टर्मिनल, ठीक है, और राइट C टर्मिनल। लेफ्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एमिनो एसिड, और राइट क्या हो जाएगा, लास्ट एमिनो एसिड। प्रोटीन इसमें कैसा रहता है, रॉड के जैसा रहता है। सेकेंडरी में हमारा क्या हो जाएगा, 3 फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, ठीक है। ओनली राइट हैंडेड हेलिकल ऑब्जॉर्ब इन प्रोटीन। सेकेंडरी में क्या रहता है, हेलिक्स के फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है, हेलिक्स के फॉर्म में रहता है, किसके, सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयर, जो हमारा कुर्सी रिवॉल्व हो जाता है उसके तरह होता है, ठीक है। ओनली राइट हैंडेड हेलिकल ऑब्जर्व इन प्रोटीन। प्रोटीन में कैसा हेलिकल रहता है, राइट हैंडेड रहता है। प्रोटीन में कैसा हेलिकल देखने को मिलता है, राइट हैंडेड प्रोटीन में हेलिकल देखने को मिलता है, ठीक है। किसमें, सेकेंडरी में, ठीक है ना। राइट हेलिकल रहता है, जैसे देखते हैं अल्फा हेलिक्स यहाँ पे दिया हुआ है और बीटा प्लेटेड शीट दिया हुआ है। ये कौन सा है, हमारा सेकेंडरी है। जैसे कि फोल्डेड रिवॉल्विंग स्टेयरकेस होता है उसी तरह है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट है, ठीक है। तीसरा हमको क्या बोला है, टर्सरी बोल रहा है। 3 डायमेंशनल व्यू लाइक hollow woolen ball. This structure is absolutely necessary for many biological activity of protein, ठीक है। हमारा क्या बोल रहा है, 3 डायमेंशनल व्यू, जैसे कि hollow woolen ball होता है। इसमें क्या बोल रहा है, hollow woolen ball जैसे 3 डायमेंशन होता है, इस स्ट्रक्चर क्या बोलता है, मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में होता है, ठीक है। प्रोटीन के बोल रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। मतलब 3 डायमेंशनल जो होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी में यूज किया जाता है। 3 डायमेंशनल प्रोटीन का बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है 3 डायमेंशनल प्रोटीन का। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड हो जाएगी। कैसा दिख रहा है, हमारा 3 डायमेंशनल व्यू दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, 3 डायमेंशनल व्यू दिख रहा है। क्वाटेनरी को देखते हैं क्या बोल रहा है, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन आर इन्वॉल्व, जैसे कि हीमोग्लोबिन कंसिस्ट 4 सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। क्वाटेनरी में हमारा क्या है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है, चेन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कितना हो रहता है, 4 सब यूनिट रहता है, 2 ठो अल्फा और 2 ठो बीटा रहता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन हाउ इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड आर अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये पॉलीपेप्टाइड के अरेंजमेंट के आधार पे घुला मिला रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक क्वाटिनरी हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। लेफ्ट टर्मिनल क्या होता है, लेफ्ट इंड क्या होता है, एन टर्मिनल फर्स्ट एमिनो एसिड। राइट इंड क्या होता है, सी टर्मिनल लास्ट एमिनो एसिड, ठीक है। 9वां का हम लोग देखते हैं क्या बोला 9th में, सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन बोल रहा है। 9th में हमको बोला जैसे कि प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, जैसे कोलाजेन हो जाएगा। कोलाजेन का काम क्या होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में होता है। कोलाजेन किसका काम करता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा दिया हुआ है प्रोटीन हो गया, उसका फंक्शन हो गया। प्रोटीन में देखिए क्या बोल रहा है, जैसे कोलाजेन बोल रहा है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। कोलाजेन का काम क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का होता है,
ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? इंजाइम का काम होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? हार्मोन का काम होता है। एंटीबॉडी किसका काम करता है? फाइट इन्फेक्शियस एजेंट का काम करता है। एंटीबॉडी किसका काम करता है? फाइट का काम करता है। ठीक है। रिसेप्टर में हमारा क्या बोला है? सेंसरी रिसेप्टर, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, हार्मोन। ठीक है, ये सब का काम करता है। GLUT4 क्या होता है? इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ठीक है, GLUT4 किसका काम करता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। ठीक है। कोलाजेन क्या करता है? कोलाजेन इज मोस्ट एबुंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है। रुबिस्को क्या हो जाएगा? रुबिस्को इज मोस्ट एबुंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है। रुबिस्को किसका काम करता है? पूरा पूरा होल स्फीयर में, होल बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है। GLUT4 किसका काम करता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसमें? सेल में। ठीक है। रिसेप्टर क्या करता है? सेंसरी रिसेप्टर होता है, जैसे कि स्मेल, टेस्ट और हार्मोन में। एंटीबॉडी किसका काम करता है? फाइट का। इंसुलिन किसका काम करता है? हार्मोन का। ट्रिप्सिन किसका काम करता है? एंजाइम का। कोलेजन किसका काम करता है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। ठीक है। 9 नंबर हो गया। हम लोग क्या देखते हैं? 10 नंबर में हम लोग देखते हैं। 10 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है? लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। ठीक है। लिविंग स्टेट कैसा होता है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होता है, टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होता है काम करने के लिए, टू एबल टू परफॉर्म वर्क। लिविंग आदमी किस स्टेट में होता है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में होता है, वर्क करने के लिए। दूसरा हमको क्या बोल रहा है? लिविंग प्रोसेस इज कॉन्स्टेंट इफोर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। लिविंग प्रोसेस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जो कि रोकता है। किसको रोकता है? इक्विलिब्रियम में जाने से। हम मतलब हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म को इक्विलिब्रियम में नहीं जाना है। ठीक है, काम करने के लिए। तो लिविंग प्रोसेस कांस्टेंट होता है, इफोर्ट लगाता है किस चीज़ के लिए? कि ये इक्विलिब्रियम में ना जाए। ठीक है। उसके बाद हमको क्या बोला? लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर साइनोनिमस। लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? साथ साथ होता है। लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? साथ साथ होता है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? साथ साथ होता है। ठीक है। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म साथ साथ होता है। बिना मेटाबॉलिज्म के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता है। ठीक है। लिविंग स्टेट हमारा नॉन इक्विलिब्रियम होता है, जो कि कांस्टेंट होता है और इक्विलिब्रियम में जाने से रोकता है। ठीक है। और लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? साथ साथ होता है। बिना मेटाबॉलिज्म के कोई लिविंग स्टेट नहीं रह सकता है। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं पूरे बॉडी में रिएक्शन होता है, उसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उसको बोलते हैं। देयर इज नो अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिज्म कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? कोई भी अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिज्म कन्वर्जन नहीं होता है, सारा हमारा क्या होता है? कैटालाइज मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। यहाँ पे कोई अनकैटालाइज मेटाबॉलिज्म कन्वर्जन नहीं होता है लिविंग स्टेट में। यहाँ पे देखते हैं हमारा मेटाबॉलिक पाथवे बोल रहा है। ठीक है। मेटाबॉलिक पाथ में बोल रहा है सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन। मेटाबॉलिक पाथ में हमारा क्या बोल रहा है? सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन बोल रहा है। कैटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे में हमारा क्या बोल रहा है? सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन। पहला हमारा हो जाएगा कैटाबॉलिक पाथवे, दूसरा हमारा हो जाएगा एनाबॉलिक पाथवे। पहला में हमारा बोल रहा है डिग्रेडेशन पाथवे, दूसरा हमारा हो जाएगा एनाबॉलिक पाथवे का बायोसिंथेटिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे मतलब जिसको काट रहे हैं, और एनाबॉलिक मतलब हम लोग उसको बना रहे हैं। कैटाबॉलिक पाथवे में क्या हो जाएगा? जैसे डिग्रेडेशन हो जाएगा, कोई चीज सड़ गल रहा है। ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू सिंपलर स्ट्रक्चर। ठीक है। बड़ा बड़ा चीज किस में कन्वर्ट हो जाता है? छोटे छोटे चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है? एनर्जी रिलीज स्टोर इन एटीपी। एनर्जी रिलीज होता है और कहाँ स्टोर होता है? एटीपी में स्टोर होता है। जैसे एग्जांपल क्या है हमारा? ग्लूकोज है, ग्लूकोज से किस में चला जा रहा है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या क्या है? एनर्जी स्टोर, एनर्जी रिलीज होता है और स्टोर कहाँ होता है? एटीपी में। जैसे ग्लूकोज रिलीज होता है और एनारोबिक होता है। एनारोबिक मतलब क्या हुआ? उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है और लैक्टिक एसिड और स्केलेटल मसल में स्टोर हो जाता है। लैक्टिक एसिड जो कि स्केलेटल मसल में रहता है। ग्लूकोज हमारा क्या होता है? एनारोबिक होता है। ग्लूकोज एनारोबिक होगा तो किस में जमा हो जाएगा? लैक्टिक एसिड के फॉर्म में जमा होगा स्केलेटल मसल में। और ग्लूकोज एनाइरोबिक होगा, मतलब एनारोबिक होगा, दोनों हमारा क्या है? एनारोबिक है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में। ठीक है। ठीक है। इथेनॉल किस में होता है? ईस्ट में। और ग्लूकोज अगर ग्लाइकोलाइसिस करेंगे 10 स्टेप में तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड में। यहाँ पे हमको देखने वाला बात है, ग्लूकोज दो जगह है। एक बार एनारोबिक करेगा तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में।
लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? स्केलेटल मसल में। दूसरा बार एनारोबिक करेगा तो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल में। इथेनॉल कहाँ होता है? ईस्ट में इथेनॉल होता है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है? एनाबॉलिक पाथवे बोल रहा है। एनाबॉलिक पाथवे में हमको क्या बोल रहा है? बायोसिंथेटिक एनाबॉलिक पाथवे या बायोसिंथेटिक पाथवे बोल रहा है, ठीक है। एनाबॉलिक पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपलर स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है किस चीज से? छोटा छोटा स्ट्रक्चर से। एनर्जी इज यूज। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का इसमें यूज हो जाता है। इसमें एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। इसमें एनर्जी का यूज हो जाता है। जैसे कि एसिटिक एसिड से हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल में। एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल में। एमिनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन में। कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारा बड़ा सा मोलेक्युल है। एमिनो एसिड क्या है? हमारा प्रोटीन है, बड़ा सा मोलेक्युल है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्राइड दिया है, ठीक है। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज हम लोग लेते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? बाइकार्बोनेट में, H2CO3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। बोला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। विथ एंजाइम 6 लाख मोलिक्यूल ऑफ H2CO3 फॉर्मेड इन 1 सेकेंड। 6 लाख मोलिक्यूल कितना देर में बन जाता है? 1 सेकेंड में बन जाता है। रेट इंक्रीजेज 10 मिलियन टाइम। रेट हमारा क्या हो जाता है? 10 मिलियन टाइम इंक्रीज कर जाता है इंजाइम के साथ रहता है तो, ठीक है। और क्या बोला है? विदाउट इंजाइम 200 मोलिक्यूल पर हावर। मतलब इंजाइम क्या होता है? हमारे रिएक्शन को फास्ट करा देता है। जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या हो जाएगा? हमारा इंजाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। बोला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। किस में प्रेजेंट रहता है? साइटोप्लाज्म में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में प्रेजेंट रहता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। अगर एंजाइम रहेगा तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कितना मोलिक्यूल बनेगा 1 सेकंड में? 6 लाख मोलिक्यूल बनेगा। और एंजाइम नहीं रहेगा तो 200 मोलिक्यूल बनेगा पर हावर में। 6 लाख मोलिक्यूल 1 सेकंड में बन जाएगा एंजाइम की हेल्प से। बोल रहा है हमको रेट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेट फॉर यूनिट टाइम एक्सप्रेस एज रेट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। जो हमारा बनता है, प्रोडक्ट बनता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर देते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। बोल रहा है हमको रेट डबल और डिक्रीजेज बाई हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। हम लोग दोनों डायरेक्शन में अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के डायरेक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस अगर चेंज कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो रेट या तो डबल हो जाएगा या तो घट जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा। क्या बोल रहा है? फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज ए डिफाइनाइट डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। बोल रहा है मेटाबॉलिक पाथवे का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबोलाइट का फ्लो होता है मेटाबॉलिक पाथवे से एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन निश्चित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी मेटाबोलाइट होता है एक मेटाबॉलिक पाथवे द्वारा एक ही उसका डिफाइन होता है, डायरेक्शन क्या होता है? निश्चित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड आल्सो मेड फॉर सम अदर बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड टर्नओवर। इसमें देखिए क्या बोल रहा है? बायोमोलिक्यूल्स हमारा क्या होता है? कॉन्स्टेंटली लगातार चेंज होता रहता है कुछ अदर बायोमोलिक्यूल्स में, और उसको हम लोग क्या, और क्या होता है? मेड फॉर सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्नओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टर्नओवर बोलते हैं। मतलब बायोमोलिक्यूल्स ही कुछ समय लगातार चेंज होते रहता है बायोमोलिक्यूल्स में, और उस बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्नओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टर्नओवर बोलते हैं। इसमें हमको क्या बोल रहा है? ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड कितना होता है? 4.2 से 6.1 मीटर मिली मोल लीटर मिलीमोल पर लीटर होता है। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में कितना होता है? ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में कितना होता है? 4.2 से 6.1 मोल 1 मिली मोल पर लीटर होता है। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना होता है ब्लड में? 4.2 से 6.1 मिली मोल पर लीटर होता है, ठीक है ना। यहाँ दिखने वाला बात है 4 से लेकर 6 तक मिली मोल होता है। उसके बाद हमारा 10 नंबर हो गया। 11 नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोला है 11 नंबर में।
11 नंबर हमें को बोल रहा है प्रॉपर्टी बोल रहा है। प्रॉपर्टी में टर्सरी स्ट्रक्चर है, हाईली हमारा एंजाइम दे दिया है। एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या दिया है? जैसे प्रॉपर्टी है टर्सरी स्ट्रक्चर का, ठीक है, हमारा दिया है हाईली स्पेसिफिक होता है, अनचेंज होता है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, नॉट यूज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हमको इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रोटीनियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या होता है, कैसा होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, अनचेंज होता है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के लास्ट तक ये क्या होता है? चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। नॉट यूज ऑफ इन रिएक्शन, इसको रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। हाईली स्पेसिफिक होता है और क्या होता है? टर्सरी होता है। ठीक है, बायोकैटालिस्ट होता है, अनचेंज होता है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के लास्ट में चेंज नहीं होता है। क्या हमको बोल रहा है? प्रोटीनियस इन नेचर होता है। कैसा होता है? नेचर में कैसा होता है? प्रोटीनियस नेचर में होता है। कैसा होता है नेचर में? प्रोटीनियस नेचर में होता है। ठीक है, राइबोजाइम, जैसे कि राइबोजाइम हो जाएगा, एक्सेप्ट राइबोजाइम। एंजाइम हमारा कैसा होता है नेचर में? प्रोटीनियस होता है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम कैसा होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। एंजाइम हमारा कैसा होता है? प्रोटीनियस होता है। किसको छोड़कर? राइबोजाइम को छोड़कर। किसको छोड़कर? राइबोजाइम को छोड़कर। ये कैसा होता है एंजाइम हमारा? प्रोटीनियस होता है। कैसा एंजाइम होता है हमारा? प्रोटीनियस होता है। ठीक है, कैसा होता है एंजाइम हमारा? प्रोटीनियस होता है। ठीक है, उसके बाद से हमको क्या बोल रहा है? इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है? इसका हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देते हैं? इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इसका एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग लो कर देते हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। हैव एक्टिव साइड या पॉकेट वेयर सब्सट्रेट बाइंड। इसके पास क्या रहता है? एक्टिव साइड या पॉकेट रहता है, जहाँ पे हमारा सब्सटेंट क्या होता है? बाइंड होता है। ठीक है, एक्टिव साइट या पॉकेट रहता है जहाँ पे हमारा सब्सटेंट क्या होता है? बाइंड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफिशियंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या करता है? वर्क इफिशियंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होता है? अच्छा से अपना वर्क करता है। वाइल इंजाइम गेट डीनेचर, जबकि इंजाइम क्या होता है? डीनेचर होता है हाई टेम्परेचर और 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर रहेगा तो। ठीक है, एक्सेप्ट इंजाइम ऑफ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म कैन टोलेट 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। जो इंजाइम होता है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है? वर्क अच्छा से काम करता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है? अच्छा से काम करता है। ठीक है, लेकिन हमारा इंजाइम क्या होता है? और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अच्छा से काम करेगा हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, लेकिन इंजाइम क्या हो जाएगा? डी नेचर हो जाएगा, अपना नेचर चेंज कर देता है हाई टेम्परेचर पे, 40 डिग्री से ज़्यादा देंगे तब। एक्सेप्ट इंजाइम ऑफ थर्मोफिलिक। कौन सा इंजाइम? थर्मोफिलिक इंजाइम को छोड़कर। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में जो इंजाइम पाए जाते हैं उसको छोड़कर, वो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस सह जाते हैं। उसके बाद हमको क्या बोला? फॉर मेटाबॉलिक conversion substrate S has to bind the enzyme at its active site and result in obligatory formation of ES complex। मेटाबॉलिक कन्वर्जन में क्या बोल रहा है हमको? सब्सट्रेट एस किसमें बाइंड होता है? बाइंड होता है इंजाइम से। कहाँ पे? एक्टिव साइट पे। और क्या हो जाता है? किसका फॉर्मेशन होता है? रिजल्ट में ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन हो जाता है। ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसको ईएस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट फिनोमेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिएंट फिनोमेना। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिएंट फिनोमेना बोलते हैं। इसेंशियल फॉर कैटालिस्ट। मेटाबॉलिक कन्वर्जन में सब्सटेंस किससे बाइंड हो जाता है? हमारा इंजाइम से बाइंड हो जाता है। ठीक है, किससे बाइंड हो जाता है? हमारा सब्सटेंस इंजाइम से बाइंड हो जाता है। और इंजाइम से बाइंड होकर क्या बनाता है? एक्टिव साइट बनाता है। क्या बनाता है हमारा? एक्टिव साइट बनाता है। और एक्टिव साइट बनाकर क्या हो जाता है? ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? ईएस कॉम्प्लेक्स का। ईएस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिट फिनोमेना बोलते हैं। ईएस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिट फिनोमेना बोलते हैं। ईएस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिट फिनोमेना बोलते हैं। किसके लिए इसेंशियल रहता है? कैटालिस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ सब्सट्रेट गेट ट्रांसफर इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। सब्सट्रेट से स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जा रहा है? यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। क्या बन रहा है? हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्सट्रेट है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिए हैं और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिए हैं। यहाँ से हमारा सब्सट्रेट किससे
बाइंड हो जाता है, एंजाइम से बाइंड हो जाता है। ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ES कॉम्प्लेक्स वहाँ से बनता है, जहाँ से यहाँ पे एक एक्टिवेशन एनर्जी दिया है विदाउट एंजाइम द्वारा, और यहाँ पे क्या दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है विथ एंजाइम द्वारा। ठीक है, विथ एंजाइम द्वारा जल्दी ही प्रोडक्ट बन जाता है। विथ एंजाइम अगर लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जल्दी ही बन जाता है। और विदाउट एक एंजाइम द्वारा हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत देर के बाद बनता है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। ES कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट फिनोमेना बोलते हैं। यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में सब्सट्रेट लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है बिना एनर्जी का, जो कि इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बिना हम लोग एंजाइम के साथ है तो इसका ग्राफ क्या है, बहुत कम है और प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी में जिसमें एंजाइम ले रहे हैं उसका ग्राफ क्या हो रहा है, बहुत छोटा और प्रोडक्ट जल्दी बन जा रहा है। लेकिन जिसमें एंजाइम नहीं ले रहे हैं उसका ग्राफ क्या है, बहुत बड़ा है और बहुत देर से बन रहा है। यहाँ पे ES है, ES में क्या बन जा रहा है, ES और EP बन जा रहा है। ठीक है, और E और P बाहर निकल जा रहा है। बोला है अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि E हमारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किसके कंबाइन होगा, सब्सट्रेट से, तो हमारा क्या बन जाएगा, E से बन जाएगा। और ES से हमारा क्या हो जाएगा, EP बनेगा और E और P अलग निकल जाएगा। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा और E एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो हमारा इसको क्या बोलते हैं, अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको देखिए क्या बोल रहा है, डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कांस्टेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्या होता है, डिफरेंस होता है एवरेज एनर्जी कांस्टेंट किसका, S का, फ्रॉम दैट ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं, क्या बोलता है, ये सब्सट्रेट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट में जितना डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट उसका अगला बोल रहा है, ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या कहलाता है, हमारा सबसे ऊपर दिया हुआ ग्राफ में ट्रांजिशन स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में हमको क्या बोल रहा है, हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में हमको एनर्जी कितना लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें एंजाइम नहीं यूज करते हैं और क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। उसके बाद से हमको बोल रहा है P इज एट लोअर लेवल देन S रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और दूसरा बोल रहा है S इज एट लोअर लेवल देन P रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कब होगा और इंडोथर्मिक कब होगा, देखते हैं एक्सोथर्मिक कब होगा और इंडोथर्मिक कब बोल रहा है P इज एट लोअर लेवल। P हमारा क्या रहेगा, ज़्यादा अगर लो नीचे रहेगा, S से ज़्यादा नीचे रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट उससे बाहर निकल रहा है। प्रोडक्ट अगर हमारा सब्सट्रेट से ज़्यादा नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें हीट निकला है। ठीक है, और S इज लोअर देन P, अगर S नीचे रहेगा और प्रोडक्ट ऊपर रहेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। मतलब उस रिएक्शन में हमको क्या देना पड़ा है, बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ा है। अगर हमारा S ऊपर रहेगा और P नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। मतलब क्या है, रिएक्शन से हमारा क्या निकला है, बहुत ज़्यादा हीट निकला है। अगर हमारा S नीचे रहेगा और P ऊपर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा हमारा, इंडोथर्मिक। मतलब रिएक्शन से हमारा क्या निकला है, क्या रिएक्शन को दिया गया है, बहुत ज़्यादा हीट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे 13 नंबर में हमको क्या बोल रहा है, 11 नंबर हो गया। अब हम क्या देखेंगे, 11 तो यहाँ पे हो गया, 12 देखते हैं कहाँ है, बाहर 12 यहाँ पे है। 12 नंबर में हमको क्या बोल रहा है, 12 नंबर में हमको बोल रहा है फैक्टर अफेक्टिंग इंजाइम एक्टिविटी। इंजाइम के एक्टिविटी को कौन अफेक्ट करता है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा पहला नंबर टेम्परेचर है। बोल रहा है टेम्परेचर में हमको, टेम्परेचर इंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, इंजाइम हाईएस्ट अपना एक्टिविटी शो करता है एक खास टेम्परेचर पे, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है इंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड एबो ऑप्टिमम टेम्परेचर। इंजाइम का एक्टिविटी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हाईएस्ट काम करता है, लेकिन अगर उससे नीचे जाएंगे और उससे ज़्यादा जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे या ज़्यादा जा रहे हैं तो इंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा में हमको क्या बोला है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व इंजाइम इन टेम्पोररी इनएक्टिव स्टेट। अगर लो टेम्परेचर देंगे तो हमारा इंजाइम है इनएक्टिव स्टेट में टेम्पोरली के लिए, थोड़ा समय के लिए प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय इंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय डीनेचुरेशन देयर स्ट्रक्चर।
अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं तो उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा हमको क्या बोल रहा है, पीएच बोल रहा है। पीएच में हमको क्या बोल रहा है, एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, दूसरा फैक्टर है एंजाइम को अफेक्ट करने वाला पीएच है, जो कि क्या बोल रहा है, हाईएस्ट एक्टिविटी एक खास ही पीएच पे एंजाइम शो करता है। एंजाइम अपना एक्टिविटी एक खास पीएच पे शो करता है। दूसरा नंबर बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्लाइन बोथ बिलो एंड एबव पीएच। ये भी सेम टू सेम टेम्परेचर क्या है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम नीचे जा रहे हैं या ज़्यादा जा रहे हैं। तो तीसरा नंबर में हमको क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर बोल रहा है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। सब्सट्रेट कंसंट्रेशन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन substrate concentration but become constant when all enzyme get satured with substrate। बोल रहा है शुरू शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है जब हम इंक्रीज करते हैं सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन का। ठीक है, जब कोई सब्सट्रेट लेते हैं तो शुरू शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद बट बिकम कांस्टेंट व्हेन ऑल एंजाइम गेट स्टेबल। मतलब शुरू शुरू में सब्सट्रेट हम लेते हैं कोई, उसका रिएक्शन कराते हैं तो बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, जब सारे एंजाइम क्या होते हैं, सेचुरेट हो जाते हैं तब। ठीक है, ये हमारा सब्सट्रेट वाला लिया है, देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैक्स बाई 2 दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है भी मैक्स। ठीक है, और क्या होता है शुरू शुरू में भी मैक्स बाई 2 दिया हुआ है, और शुरू शुरू में हमको केएम दिया हुआ, सब्सट्रेट लिए हैं, यहाँ वेलोसिटी लिए हैं। शुरू शुरू में तेजी से बढ़ता है, उसके बाद से ये हमारा स्लोप स्ट्रेट हो जाता है। चौथा हमको क्या बोल रहा है, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल। ठीक है, इसमें हम स्पेशल केमिकल लगाते हैं। क्या बोल रहा है, व्हेन बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। ठीक है, कोई केमिकल लेते हैं, कोई हम लोग केमिकल लेते हैं जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को बंद कर देता है। एंजाइम की एक्टिविटी को कोई सीधा सीधा शट ऑफ कर देता है, मतलब बंद कर देता है, तो उसको प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं, मतलब रुक गया। और उस केमिकल को क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसको बोलते हैं, बोल रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं उसको इनहिबिशन बोलते हैं, और केमिकल को क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन हो जाएगा, इसमें बोल रहा है इनहिबिटर कॉम्पीट विथ सब्सट्रेट फॉर एक्टिव साइट। इनहिबिटर क्या कहाँ कॉम्पीट करता है, सब्सट्रेट के एक्टिव साइट पे। ठीक है, क्लोजली रिजेंबल सब्सट्रेट इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ करता है, सब्सट्रेट के एक्टिव साइट पे, और क्लोजली रिजेंबल सब्सट्रेट होता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर में, वो क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया है, कॉन्सिक्वेंटली सब्सट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड एज ए रिजल्ट एंजाइम एक्शन डिक्लाइन। ठीक है, सब्सट्रेट हमारा क्या होता है, बंधा नहीं रहता है, और एंजाइम का एक्टिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है हमारा इनहिबिशन ऑफ सुसिनिक डिहाइड्रोनेज बाय मेलोनेट। ठीक है, हमारा सक्सिनिक डिहाइड्रेज को कौन रोकता है, मेलोनेट रोकता है। कौन रोकता है, हमारा मेलोनेट रोकता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेट को कौन रोकता है, मेलोनेट रोकता है। और बोल रहा है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियम पैथोजन बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेट को कौन रोकता है, मेलोनेट रोकता है, और बैक्टीरिया पैथोजन किसके द्वारा रुका जाता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द्वारा। ठीक है।